मैं लेकर आया हूँ अपने इस चैनल पर आप सभी जो बच्चे इंटर आर्ट्स की परीक्षा देने वाले हैं और जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, उनके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन, 25 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज क्वेश्चन। और इससे ये बिल्कुल प्रैक्टिस सीरीज है और प्रैक्टिस सीरीज का ये आज मेरा इस चैनल पर पहला वीडियो है और ये पहला टेस्ट भी है आप लोगों के प्रैक्टिस सीरीज का। आइए और प्रैक्टिस कीजिए अपना। और इसी तरह से अभी 25 क्वेश्चन है इसमें, मैं अभी 25 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर इस 25 क्वेश्चन के बाद फिर आगे 26 से फिर मैं बनाऊंगा 25 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा आपके सामने, कभी ज़्यादा भी हो सकता है। तो बस मेरा साथ दीजिए और अपनी तैयारी को देखिए कि आपने कितनी तैयारी की है। चलिए ज़्यादा बात किए बिना ही शुरू करते हैं। और आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन क्या है उसको पढ़िए। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? जी, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है रॉबर्ट सिवेल, बी मेगास्थनीज, सी अल्बरूनी, डी फ्रांसीसी बर्नियर। आपको जवाब देना है और इस जवाब को देने के लिए आप सबसे पहले काम कीजिए, अपना कॉपी और पेन खोल लीजिए और उस पर नंबर 1 से 25 लिख लीजिए और आपको जो भी ABCD में से जो भी आंसर सही लगता है उसको अपने कॉपी पर लिखिए। और फिर जब मैं उसको आंसर बताऊंगा तो आप उससे चेक करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कितना 25 में कितना मार्क्स आया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? रॉबर्ट सिवेल, मेगास्थनीज, अल्बरूनी, फ्रांसीसी बर्नियर। ये चारों में से कौन है? जल्दी से अपने कॉपी पर उसका जवाब लिखें और उसके बाद मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? ए रॉबर्ट सिवेल, बी मेगास्थनीज, सी अल्बरूनी या डी फ्रांसीसी बर्नियर। तो इसका सही जवाब है मेगास्थनीज। इसका सही जवाब है मेगास्थनीज, ठीक है। इसका सही जवाब होगा मेगास्थनीज। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री था मेगास्थनीज और मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने भेजा था। वो राजदूत बन के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 305 से 298 ईस्वी पूर्व तक वो यहाँ हमारे मतलब मगध में रहा और उसने अपने यात्रा वृत्तांत इंडिका में लिखा था। जी हाँ, मौर्य काल के इतिहास को जानने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है इंडिका, ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने मेगास्थनीज लगाया था उनका जवाब बिल्कुल सही था। तो अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर और ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगा या डी विजयनगर। जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगा या डी विजयनगर। अपना आंसर जल्दी से अपने कॉपी में लिखेंगे। तो इसका सही जवाब है विजयनगर, ठीक है। विजयनगर खुद एक साम्राज्य था। ये मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग को विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, जबकि हम लोग अभी प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सभी 25 क्वेश्चन प्राचीन भारत के इतिहास के से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही जवाब होगा विजयनगर, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। लोथल भी हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर है। कालीबंगा भी हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर है। विजयनगर नहीं होगा। आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? जी, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? ए 1784 ईस्वी, बी 1835 ईस्वी, सी 1861 ईस्वी या डी 1902 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 3, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? ए 1784, 1784, 1835, 1861, 1902। तो इसका सही जवाब होगा 1784। जी,
15 जनवरी 1784 को कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को कलकत्ता में की थी। अगर आप लोगों को मतलब कि लिखना हो तो आप अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं कि 15 जनवरी 1784 को कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। चलते हैं, अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। जी हाँ, थोड़ा सा कट गया, वर्ष कट गया है, कोई बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? प्रश्न है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? अब यहाँ ये याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के खोज का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता के मतलब कि सबसे पहले हड़प्पा जगह को उन्होंने खोजा था, दयाराम साहनी ने। ठीक है, तो उन्होंने हड़प्पा जगह को कब खोजा था? हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया, फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो खोजा गया। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा, क्या होगा? ए, 1921, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की थी। और ये हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, ये पाकिस्तान में जो पंजाब है वहाँ है। ठीक है, हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में, पंजाब में, और रावी नदी के तट पर। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा किस राज्य में है? ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात या डी पंजाब? धौलावीरा किस राज्य में है? ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात या डी पंजाब? जल्दी से आंसर अपने कॉपी में लिखेंगे और चेक करते चलिएगा। अंत में कमेंट सेक्शन में अपना नंबर बताइएगा, आपको 25 में कितना आया। तो इसका सही जवाब होगा गुजरात। धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में है। ठीक है, लूनी नदी के किनारे है। धौलावीरा गुजरात में लूनी नदी के किनारे है। आगे चलते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? और इसका जवाब दे दीजिए, तो फिर मैं एक और सवाल पूछूंगा, और वो सवाल मैं आपको बता देता हूँ कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग पहले बताइए, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ठीक है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, उर्दू, पंजाबी या सिंधी? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ए हिंदी, बी उर्दू, सी पंजाबी, डी सिंधी? किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही जवाब होगा डी, सिंधी। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। और अब ये सवाल है आपसे जो पहले भी पूछ चुके हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो उसका जवाब होता है मृतकों का टीला। ये याद रखना है कि मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर है। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। जी, क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी रोपड़? हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगा या डी रोपड़? जल्दी से जवाब लिखेंगे। और इसका सही जवाब होगा ए मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? जी सही है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? ए साहित्य, बी सिक्के, सी अभिलेख या डी भग्नावशेष? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख या भग्नावशेष? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए साहित्य।
क्योंकि प्राचीन इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोतों में पुरातत्व आता है, साहित्य आता है, और पुरातत्व में सिक्के भी आते हैं, जो कि ज़मीन की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं को ही पुरातत्व कहा जाता है। तो उससे अभिलेख भी मिले हैं, भग्नावशेष भी मिलते हैं और सिक्के भी मिलते हैं। तो ये सब पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं, साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जी, क्वेश्चन नंबर 9, लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल ये हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर है और पूछा गया है सवाल कि लोथल किस नदी के किनारे है? ए सिंधु, बी ब्यास नदी, सी भोगवा नदी या डी रावी नदी? लोथल किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी, व्यास नदी, भोगवा नदी या रावी नदी? तो इसका सही जवाब होगा भोगवा नदी। ठीक है, और ये कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में है और ये भोगवा नदी के किनारे है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 10, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? त्रिपिटक के बारे में आप लोग अगर इंटर की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री लिए होइएगा और हिस्ट्री पढ़ रहे होइएगा तो उसमें पढ़े होइएगा त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, उसी के बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है ब्राह्मण धर्म, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म, तीसरा ऑप्शन है जैन धर्म या डी इनमें से कोई नहीं। जिन लोगों ने बौद्ध धर्म लगाया है उनका जवाब बिल्कुल सही होगा, क्योंकि त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध का धर्म, और भगवान बुद्ध के उपदेशों को उनके बाद उनके अनुयायियों ने 3 पिटकों में बांट दिया, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक में। तो त्रिपिटक उन्हें ही कहा जाता है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। जी, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? राज तरंगिणी किसने लिखा था? ए कौटिल्य, बी कलहन, सी पाणिनि या डी विशाखादत्त? राज तरंगिणी किसने लिखा था? कौटिल्य, कलहन, पाणिनि, विशाखादत्त? जल्दी से अपना जवाब लिखेंगे। तो राज तरंगिणी के लेखक थे कलहन। ठीक है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। और इस राज तरंगिणी नाम के किताब से, साहित्य से हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये कश्मीर के इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। ठीक है, राज तरंगिणी कश्मीर के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इसे लिखा किसने था? कलहन ने लिखा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। जी, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ये जैन धर्म के थे, ये तो आप लोग जानते होइएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का जन्म हुआ कब था, ये पूछा गया है सवाल, और इनके बारे में बताना है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? जी, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। वैशाली के निकट कुंडग्राम नाम का एक गांव है, मुजफ्फरपुर जिला में वो पड़ता है वर्तमान में, वहीं इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम गांव मुजफ्फरपुर में हुआ था, बिहार में वो पड़ता है। और ये जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 पर, दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? जी, दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित हैं? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म? दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म?
जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, कॉपी में जल्दी जल्दी आंसर लिखिए और जी लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसको कितना नंबर आया। तो 13 का सही जवाब होगा सी। 13 का सही जवाब क्या होगा? सी। ठीक है। दिगंबर और श्वेतंबर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची अपने स्तूप के लिए फेमस है। सांची का स्तूप बहुत ही ज़्यादा फेमस है और आपको बताना है कि सांची किस जिले में है, मध्य प्रदेश के किस जिले में है। ए विदिशा, बी में रायसेन, सी में सागर, डी में भोपाल। बताइए चारों में से कौन किस जिले में है? जी चलिए, इसका आंसर क्या होगा? रायसेन। क्या होगा? रायसेन। रायसेन के मुख्यालय से 25 किलोमीटर उत्तर की ओर बढ़ने पर सांची आता है। ठीक है, रायसेन में जो मुख्यालय है उससे 25 किलोमीटर उत्तर की ओर बढ़ने पर सांची मिलेगा, सांची का स्तूप। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म, धम्म के साथ एक व्यक्ति का नाम बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है धम्म। उस आदमी के साथ बताइए कौन थे वो। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी? प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या अशोक ने, या कनिष्क ने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, अशोक ने, या कनिष्क ने? इसका सही जवाब होगा अशोक जी। भारत में, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने की थी। किसने की थी? अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं और अब आ रहा है आपके सामने 16 नंबर प्रश्न जी। अंगुत्तर निकाय में महाजन पदों की संख्या कितनी थी? अंगुत्तर निकाय में महाजन पदों की संख्या कितनी बताई गई है या कितनी थी? ए 8, बी 16, सी 32 या डी 64? जल्दी जल्दी आंसर लिखिएगा। ए 8, बी 16, सी 32, डी 64। 8, 16, 32, 64 बताइए कितने थे? तो इसका सही जवाब होगा 16। अंगुत्तर निकाय में महाजन पदों की संख्या कितनी बताई गई है? प्राचीन भारत में 16 महाजन पद थे। ऐसा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी लिखा हुआ है। ठीक है, और ये 16 महाजन पद कौन थे? काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 16 महाजन पद थे प्राचीन भारत में और उनमें कौन कौन थे? काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। ये 16 महाजनपद थे प्राचीन भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदायीन या डी नागदशक? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदायीन या डी नागदशक? जल्दी जल्दी अपना आंसर लिखेंगे अपने कॉपी में। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदायीन, डी नागदशक? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बिंबिसार जी। मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार कौन था? बिंबिसार हर्यक वंश का सम्राट था और हर्यक वंश का काल था 544 से 412 ईस्वी पूर्व, जिसमें बिंबिसार 544 से 491 ईस्वी पूर्व तक सम्राट रहा। उसने 80,000 गांवों को मिला करके एक साम्राज्य बनाया था जो कि मगध साम्राज्य के नाम से जाना गया। बिंबिसार की हत्या उसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। तो अजातशत्रु बिंबिसार का ही पुत्र है। और उदायीन
उदाईन अजातशत्रु का पुत्र था, उसने भी अपने पिता की हत्या कर दी थी, यानी उदाईन ने भी अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। और उदाईन ने क्या किया था कि उदाईन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। ठीक है, उदाईन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। कहाँ की थी? गंगा, सोन एवं पुनपुन यानी गंडक नदियों के संगम पर की थी। ठीक है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना 80,000 गांवों को मिला करके की थी और वो हर्यक वंश का सम्राट था। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। जी हाँ, 18 नंबर प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? 544 से 412 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है 491 से 459 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन सी है 343 से 323 ईस्वी पूर्व, या डी है 323 से 298 ईस्वी पूर्व। जल्दी जल्दी आंसर लिखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? 544 से 412 ईस्वी पूर्व, ए। बी में है 491 से 459 ईस्वी पूर्व, सी में है 344 से 323 ईस्वी पूर्व, या डी 323 से 298 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, कौटिल्य चाणक्य की मदद से इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य का ये प्रथम शासक था और इसने नंद वंश को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। 323 से 298 ईस्वी पूर्व इसका शासनकाल था। फिर उसके बाद 298 में उसने क्या किया? उसने जैन धर्म की शिक्षा ली, जैन धर्म को अपनाया और उसके बाद उसने श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर जाकर उपवास द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया था। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर यानी के क्वेश्चन नंबर 19। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, या डी स्कंदगुप्त ने। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने, या डी स्कंदगुप्त ने। तो इसका सही जवाब होगा बी चंद्रगुप्त द्वितीय। ये गुप्त साम्राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा, गुप्त साम्राज्य से संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय और इसी को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न क्रमांक 20। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, पाल वंश। ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश, डी पाल वंश। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। इसका सही जवाब होगा मौर्य वंश। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। बिंदुसार इसके पिता का नाम था और अशोक के नाम से क्या जुड़ा हुआ है? धम। जब उसने कलिंग विजय की, कलिंग में युद्ध हो रहा था तो इसका हृदय बदल गया। उसके बाद इसने बौद्ध धर्म को अपनाया और धम्म साम्राज्य विस्तार के आधार पर धम्म विस्तार की नीति अपनाई। धम्म का प्रचार प्रसार इसने करवाया। अशोक के अभिलेख बहुत ज़्यादा प्रचलित है इतिहास में। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21 प्रश्न क्रमांक 21। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? सबका जवाब सही होना चाहिए। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? जी हाँ, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, पीछे ही बता चुके हैं कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। उसने नंद वंश की समाप्ति कर, नंद वंश को खत्म करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना चाणक्य को कौटिल्य उनका ओरिजिनल नाम था, उनकी सहायता से की थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। 22 प्रश्न क्रमांक 22। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई?
महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताएं। महाभारत की रचना हुई थी संस्कृत भाषा में, और महाभारत को किसने लिखा था? वेद व्यास ने। किसने लिखा था? वेद व्यास ने। महाभारत की रचना की थी वेद व्यास ने। संस्कृत भाषा में ये लिखा गया था। महाकाव्य है, ठीक है, महाभारत, ठीक है, महाभारत महाकाव्य की रचना संस्कृत में हुई थी और किसने लिखा था? वेद व्यास ने। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा था, महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? A6, B12, C18 या D24? ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? A6, B12, C18, D24। तो पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है, ठीक है, 18 पुराण है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? हिंदू धर्म में आश्रम व्यवस्था है, और उस आश्रम व्यवस्था में कितने आश्रमों का उल्लेख है? जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी जल्दी जवाब देंगे। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? 2, 4, 6, 8। A2, B4, C6, D8। इसका सही जवाब होगा 4। आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रमों का उल्लेख है, और ये 4 आश्रम इंसान को अपने जीवन के 25-25 साल करके गुजारने होते थे। इसमें पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम, जब आप जन्म लेते थे उसके बाद से जो 25 वर्ष की जो आयु होती थी, जहाँ आपको शिक्षा दीक्षा लेनी होती थी, उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था। फिर आपको घर बसाना होता था, जिसको गृहस्थ आश्रम बोला जाता था। फिर उसके बाद 50 साल के बाद जंगलों में जा कर के लोग योग तपस्या करते थे, उसको वानप्रस्थ आश्रम बोला जाता था। फिर उस 75 साल से लेकर मृत्यु तक की आयु को हम लोग संन्यास आश्रम बोलते थे, ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास में यह आश्रम व्यवस्था चलती थी। 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और ये रहा आपके सामने आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये टेस्ट देने में आप लोग को मज़ा आया, अच्छा लगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियो और बनाऊं और आपके लिए और ज़्यादा मैं मतलब कि टेस्ट और ज़्यादा आपका इस तरह से टेस्ट लूँ। और ये और अपना नंबर भी बताइएगा कि 25 में आपको कितना आया, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? शाही संप्रभुता के लिए, व्यापार के लिए, दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? शाही संप्रभुता के लिए, व्यापार के लिए, या दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा, क्या होगा सही जवाब? जी हाँ, शाही संप्रभुता के लिए, यानी कि एक घोड़ा को दौड़ा दिया जाता था और ये दिखाता था कि मेरी शक्ति कितनी है, ठीक है। महाभारत वाभारत देखे होइएगा तो उसमें आप लोग को इस सब के बारे में सुनने को आया होगा। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? शाही संप्रभुता को दिखाने के लिए, शाही संप्रभुता को दिखाने के लिए। तो आज का आपका टेस्ट यहाँ पर ख़त्म हुआ। अगर आप लोगों को मज़ा आया तो ज़रूर बताइएगा, मैं और वीडियो बनाने के लिए ज़रूर बोलिएगा कमेंट करके, और अपने नंबर को ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कितना नंबर आया। तो बाय, आज के लिए धन्यवाद हमारे साथ बनने के लिए।